नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने मौर्य प्रशासन को देखा और आज के सेशन में देखेंगे मौर्यकालीन जो कला थी, स्थापत्य और कला को देखेंगे। यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। छोटी सी नज़र पहले कुछ और फैक्ट पे डाल लेते हैं। मौर्य के टाइम के जो बंदरगाह थे उनको देख लेते हैं। कुछ पश्चिमी तट पर थे और कुछ पूर्वी तट पर बंदरगाह थे। जैसे अगर मैं एक इंडिया का मैप बनाऊं तो ये देखिए, ये हम्म अब पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे, इनमें एक यहाँ पे सिंध में था, बैरबारिकम, बारबैरिकम। भृगुकच्छ आपका यहाँ पे ये गुजरात में था, भृगुकच्छ है यहाँ पे। सुपारा बंदरगाह जो था ये महाराष्ट्र में था, यहाँ सुपारा। भृगुकच्छ को ही भड़ौज बंदरगाह भी कहते थे और यूनानियों ने इसे बेरी गाजा कहा है। बेटी गाजा यहाँ लिख दिया गया गलती से, बेरी गाजा। तो भृगुकच्छ के इस तरह से तीन नाम हो गए, भृगुकच्छ, भड़ौच, बेरी गाजा। था कहाँ पे ये? तो गुजरात में था। सोपारा महाराष्ट्र में था। इसका प्राचीन नाम शूपरिक भी मिलता है। ताम्रलिप्ति जो था ये बंगाल में बंदरगाह था, बंगाल की खाड़ी के पास ताम्रलिप्ति। तो इस तरह से ये मौर्य काल के प्रमुख बंदरगाह हो गए। पूर्वी तट पर था ये ताम्रलिप्ति। नियार्कस एवं एरियन ने बताया कि भारतीय व्यापारी सफेद चमड़े के जूते पहनते थे और मोती बेचने बाजारों में जाते थे। नियार्कस और एरियन बताए थे। सिकंदर के बाद के ये यूनानी यात्री थे, नियार्कस, एरियन वगैरह। देशज वस्तुओं पर 4% लगता था और जो विदेशी वस्तुएं होती थी उन पर 100% बिक्री कर रखा था। बिक्री करना देने वालों को मृत्युदंड का उल्लेख करता है मेगस्थनीज, कि जो बिक्री कर अगर नहीं देता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। द्रोण जो था ये अनाज का माप का एक पैमाना था। अरत्ती, अरत्नी वर्षा मापने का उपकरण था। निवर्तन भूमि मापने का। बाटों के मानकीकरण का निरीक्षण मानाध्यक्ष करता था, जो पौतवाध्यक्ष के अधीन होता था। पौतवाध्यक्ष कौन होता था? तो बाट माप का मुख्य अधिकारी होता था ये पौतवाध्यक्ष। पीछे मैंने बताया था, बाट माप का अधिकारी था ये। इसी के अधीन था मानाध्यक्ष, जो कि मानकीकरण का निरीक्षण करता था बाटों के। मौर्य युगीन मूर्ति कला देखते हैं। धौली एवं कालसी से हाथी की मूर्ति मिली है। कालसी की हाथी की मूर्ति के नीचे गजतमी लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ये कालसी की हाथी की मूर्ति है, इस मूर्ति के नीचे कहीं पर गजतमे लिखा है, ये पूछा गया है। कालसी की मूर्ति के नीचे। कालसी कहां है? ये देहरादून में है, उत्तराखंड के। लोक कला। मौर्य काल में कला दो भागों में बटी थी, एक राजकीय कला और एक लोक कला, जो आम लोगों की कला होती थी। जो लोक कलाएं थी, इसमें यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिलती हैं, मृण मूर्तियां होती थी। जैसे दीदारगंज से चामर ग्राहिड़ी अच्छी की मूर्ति मिली है, ये देखिए, ये अच्छी की मूर्ति है, चामर ग्राहिड़ी। ये दीदारगंज से, बिहार के दीदारगंज से मिली है। राजघाट से बनारस के त्रिमुखी यक्ष की प्रतिमा मिली है, त्रिमुखी यक्ष। राजकीय कला, लोक कला, जैसा कि मैंने बताया। राजकीय कला के अंतर्गत राजप्रसाद बने थे, स्तंभ बने थे, गुहा बने थे, स्तूप बने थे, विहार बने थे। और लोक कला के अंतर्गत यक्ष यक्षिणियों की मृण मूर्तियां। स्तूप में जो मौर्य काल में बने थे, और मुख्यतः सारे स्तूप या अशोक के टाइम पे ही बने थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा उसी ने किया, उसी ने अपनाया। उसके पहले आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जैनी था, बिंदुसार का भी ऐसा कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य नहीं मिलता। तो अशोक को कहा भी जाता है
कि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। फाहियान भी इसका वर्णन कर, इसको उल्लेख करता है, इसका 84,000 स्तूपों का निर्माता माना जाता है। भराहुत स्तूप, जिसमें प्रमुख स्तूप जो अशोक ने बनवाए थे, भराहुत स्तूप, सांची स्तूप, सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप या धम्मेक स्तूप जिसे कहते हैं, तक्षशिला का धर्मराजिका स्तूप, अमरावती स्तूप। वैसे तो इसकी भव्यता और निर्माण मुख्य तौर पे सातवाहनों के समय में हुआ, लेकिन माना जाता है कि इसको भी मूल रूप से अशोक ने ही बनवाया था, अमरावती स्तूप को भी। देउर कुठार ये आपके एमपी के सतना में है, रीवा, और ये रीवा में है देउर कुठार, मध्य प्रदेश के। इसको भी अशोक ने बनवाया था। कनगनहल्ली ये कर्नाटक में है। ये मुख्य स्तूप है जिनका निर्माण अशोक के काल में हुआ था, मौर्य काल में। अब एक एक करके देखते हैं स्थापत्य में। राजप्रसाद, ये जो महल होते थे उनके स्तंभ वगैरह, जैसे ये देखिए स्तंभ है, स्तंभों पर वो उनकी दीवारें टिकी होती थी और काफी ये विशालकाय होते थे, भव्य होते थे। पटना के कुम्हार से वार्डेल एवं स्नूपर ने 80 स्तंभों की प्राप्ति की है। वार्डेल ने 1 स्तंभ खोजा था, स्नूपर ने 71 स्तंभ, टोटल मिला के 72 स्तंभ इन लोगों ने खोजे थे। बाद में 8 और मिले, तो कुल 80 स्तंभ हुए। मेगस्थनी जो मेरियन ने कुम्हार के 80 स्तंभों वाले भवन को शुशा एवं एकवतना के राजमहल से श्रेष्ठ बताया है। ये ईरान के राजमहल हैं, 1100 ईस्वी पूर्व में ये बने थे, बहुत ही ऐतिहासिक स्थापत्य थे ये भी। इनसे श्रेष्ठ बताया है मेगस्थनी जो मेरियन ने कुम्हार के स्तंभ भवन को। फाहियान ने इस राजमहल को देव निर्मित बताया, यानी कि ये इतने भव्य थे कि इनका निर्माण इंसान कर ही नहीं सकते, इतने आश्चर्यजनक थे, ये देव निर्मित थे, फाहियान ने बोला। पतंजलि के महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है, राजमहल का, कुम्हार के। स्तंभ, इसे मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है। ये चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित होते थे, एकाश्मक पत्थरों से निर्मित, अर्थात एक ही पत्थर को उठाया जाता था और उसी को तराश कर पूरे स्तंभ को बनाया जाता था। ऐसा नहीं कि अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे। अशोक का पहला स्तंभ बशाड़ बखिरा का कोलुहा स्तंभ है। ये देखिए स्तंभ देखा जाए तो इसमें 4 भाग होते थे कुल। ये यष्टि या दंड होता था, इसके ऊपर ये कलश होता था, कमल। इसको यहां मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये हो गया यष्टि या दंड। इसके बाद ये उल्टी आकृति का कमल होता था। स्पष्ट पंखुड़ियां उसकी होती थी। कमल के ऊपर जो है फिर ये पीठिका होती थी ऐसे, जिसपे बीच में किसी में अशोक चक्र बना, ये चक्र बना होता था जिसमें तीलियां निकली होती थी। हाथी घोड़ा जैसे जानवरों के भी अंकन होते थे इस पे, और ऊपर यहां पर कोई जानवर स्थापित कर दिया जाता था सबसे ऊपर। किसी पर बैल है जैसे रामपुरवा, किसी पर हाथी है, तो किसी पर शेर है जैसे लौरिया नंदरगढ़ के ऊपर शीर्ष पर शेर है। ये देखिए यहां पे शेर विराजमान है। ये पीठिका है और ये कलश कमल है, ये उल्टा कमल। तो ये 4 भाग हो गए, दंड या यष्टि, उसके बाद ये है आपका कमल, पीठिका और ये जानवर। 4 भाग होते थे इस तरह से मुख्य तौर पर अशोक के स्तंभ में। सारनाथ स्तंभ ये देखिए, इसमें शीर्ष पर ऐसे 4 सिंह, 2 ये दिख रहे हैं, 2 इसके पीछे पीठ किए हुए दहाड़ मारते हुए
4 सिंह हैं ऐसे, जो कि हमारे भारत सरकार का राजकीय चिन्ह भी है, सारनाथ से ही लिया गया है ये। और इसके नीचे देखिए ये अशोक चक्र बीच बीच में, कला की दृष्टि से सर्वोत्तम है ये सारनाथ स्तंभ। कुम्भहार के स्तंभ को फायान ने जम्बूदीप स्तंभ कहा है। कुम्भहार से जो स्तंभ मिला है उसे फायान ने जम्बूदीप स्तंभ कहा है। स्तंभों पर एक चमकदार पॉलिश होती थी, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली पॉलिशदार मृद्वांड। वही पॉलिश जो द्वितीय नगरीकरण के समय से बौद्ध काल से दिखाई देती है, उसका थोड़ा सा और ये उन्नत रूप था। पॉलिश बहुत ही चमकदार होती थी, काफी समय तक उनके रंग नहीं निकले। आज भी देखा जाए तो उनकी पॉलिश की चमक वैसे बनी हुई है, तो इसी पॉलिश का इस पे इस्तेमाल किया गया था। उत्तरी काली पॉलिशदार मृद्वांड, उत्तरी काली पॉलिशदार मृद्वांड, नहीं उत्तरी काली पॉलिशदार हाँ मृद्वांड बोलते। कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि अशोक के स्तंभों पर ईरान का प्रभाव था, जैसे जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्नूपर। इनका जो आधार है मानने का, वो कुछ 3-4 कारणों से है जो कि ईरानी प्रभाव मानते हैं। जैसे इनका कहना है कि अशोक के स्तंभों पर जैसे कमल मिलता है, वहां पे वैसे ही कलश की आकृति है। ठीक उसी तरह से वो भी पत्थरों से ही निर्मित हैं, उसमें भी 4 भाग मिलते हैं और इनके स्तंभों में भी 4 भाग मिलते हैं। परंतु समानता के विपरीत असमानताएं ज्यादा हैं दोनों स्तंभों में। अगर हम असमानताओं की बात करें तो वो ज्यादा हैं। जैसे कि अशोक के जो स्तंभ हैं वो एकाश्मक पत्थरों से बने हैं, परंतु जो ईरानी स्तंभ हैं वो पत्थरों को जोड़कर बने हैं, पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर। वहां उल्टा कलश है तो यहां पे उल्टा कमल है। ईरानी में कलश की आकृति है, कलश या घंटे की। इसके अलावा उनके शीर्ष पर, ईरानियों के स्तंभों के शीर्ष पर मनुष्य है, उनके शीर्ष पर मनुष्य है। और मौर्य काल के स्तंभों या अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, इस तरह से। और इसकी सातत्यता आप देखेंगे तो मौर्य काल में भी बहुत सारी ऐसी मृण मूर्तियां या आकृतियां मिलती हैं जानवरों की, तो इसकी वो सातत्यता दिखाई देती है। इसके अलावा जो पॉलिश है उन स्तंभों पे, उस तरह की पॉलिश के प्रमाण आपको जो है धौलावीरा से बहुत प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता में ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनके तर्कों का खंडन हो जाता है। ज्यादा मान्यता इस बात की है कि भारतीय परंपरा से ही हो रहे हैं। हाँ, कुछ प्रभाव हो सकता है क्योंकि ईरान से हमारे व्यापार उस प्राचीन काल में, मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य स्थापित थे, तो हो सकता है कुछ उसका प्रभाव परिलक्षित हो, लेकिन मूल रूप से वो भारतीय ही थे। स्तंभों के प्रकार, स्तंभ बेसिकली 2 तरह के थे, एक लेख युक्त, लेख विहीन स्तंभ। लेख युक्त स्तंभ जो थे वो, उनकी संख्या जो है 10 थी। लेख विहीन जो स्तंभ थे वो थे कोसम स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, संकिसा स्तंभ,
बशाड़, वैशाली स्तंभ, ये प्रमुख थे लेख विहीन स्तंभ। कोसम, रामपुरवा, संकिसा, बशाड़, जिन पे कोई लेख नहीं मिलता है। मोटे तौर पर अशोक के स्तंभों को 4 भागों में बांटा जाता है, मैंने बता ही दिया आपको। शीर्ष पर जैसे ये है कोल्हा या बैशाड़ का या बसाली स्तंभ, इसके शीर्ष पर अंकित है सिंह। लौरिया नंदनगढ़, इसके शीर्ष पर भी सिंह है। रामपुरवा, इसके शीर्ष पर वृषभ है। रामपुरवा से 2 स्तंभ हैं, एक के शीर्ष पर वृषभ मिलता है और एक के शीर्ष पर सिंह में भी मिलता है। तो आप लोग ये ऑप्शन देख के उसका टिक करिएगा, दोनों मिलते हैं, वृषभ भी और सिंह भी, 2 अलग अलग स्तंभ मिलते हैं रामपुरवा से। संकिसा, उसके शीर्ष पर हाथी है। लौरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा की पीठिका या चौकी पर दाना चुगते हुए हंसों को दिखाया गया है, हंसों का अंकन है। जैसे ये जो पीठिका है लौरिया नंदनगढ़ की, इस पर दाना चुगते हुए हंसों को दिखाया गया है। सारनाथ एवं सांची स्तंभ, 4 सिंह एक साथ पीठ किए हुए बैठे हैं, ये देखिए, एक पीछे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, शीर्ष पर। सिंहों के नीचे जो पीठिका और फलक है, ये अशोक चक्र है बीच बीच में, और इस पे 4 पशु हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। ये देखिए हाथी दिख रहा है, यहाँ पे घोड़ा दिख रहा है, इसके पीछे बैल और सिंह। 4 जीव हैं, 4 जानवर हैं, और उनके बीच बीच में जानवरों के ये अशोक चक्र बना हुआ है, चक्र बना हुआ है इनके बीच बीच में। इन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है कि रन कर रहे हैं, चल रहे हैं। फलक पर ही 4 दिशाओं में 4 अंक बने हुए हैं, ठीक है। बिहार, अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार एवं कुक्कुटाराम विहार का निर्माण कराया था। बिहार क्या होते थे? तो बिहार वो स्थापत्य होते थे जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। एक तो उनके चैत्य या स्तूप होते थे जो पूजा घर होते थे, जिनमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे होते थे, जैसे उनके शारीरिक अवशेष या उनके चरण पादुका या उनके उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएं, इस तरह के अवशेषों से वो बनाए जाते थे। वो पूजा स्थल होते थे, बिहार इनके निवास स्थल होते थे। दिव्योदान कहता है कि अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। मौर्य काल में जो भी स्तूप बने वह ईंट निर्मित है, बाद में उस पर जो भी पत्थर वत्थर लगाया गया वो आगे चल के शुंग काल, सातवाहन काल में लगाया गया, चाहे सांची स्तूप हो या बृहत स्तूप हो, लेकिन मूल रूप से ये सभी स्तूप ईंट के बने थे मौर्य काल में। अशोक द्वारा निर्मित कुछ महत्वपूर्ण स्तूप, बोधगया स्तूप, ये उच्छविल ग्राम के स्थान पर स्थित है। बोधगया में एक ग्राम है, उद्विल है, ये उद्विल ग्राम के स्थान पर स्थित है। यहां ऋषि कश्यप का आश्रम एवं सुजाता का घर था, इसी ग्राम में। बहराहुत स्तूप, इसकी खोज कनिंगम ने की थी 1873 में। यह मध्य प्रदेश के सतना में है। ये ईंट से ही बना था। अब देखिए इसमें पाषाण वेदिका और तोरणों का निर्माण शुंग काल में किया जा रहा है। जातक कथाओं का सर्वप्रथम अंकन जो है वो बहराहुत स्तूप पर ही मिलता है। जातक कथाएं क्या थी? जब बुद्ध काल हम पढ़ा रहे थे, बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जो बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कहानियां होती थी वो जातक कथाएं बोली जाती थी, उनका अंकन उसमें होता था। और जातक कथा का वर्णन कहां मिलता है? तो ये सुत्त पिटक, सुत्त पिटक का एक भाग है। खुद्दक निकाय भी पूछा जाता है, कहां वर्णन है, ये भी मैंने बताया था उस टाइम पे। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन है। तो ये हो गया। ये देखिए इसकी इमेज है, ये बहराहुत स्तूप की। सांची स्तूप, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसको खोजा था किसने? तो जनरल रायलट 1818 में, ठीक। इसे 1873 में खोजा जा रहा था, यानी ये इससे पहले खोजा गया है सांची स्तूप।
रॉयलट के द्वारा। जॉन मार्शल, कुमार स्वामी आदि कलाविदों ने सांची महास्तूप कला को वनस्पति शैली कहा है। ये जो शैली है, जिस शैली में निर्माण हुआ है इस स्तूप का, इसे वनस्पति शैली कहा है, पौधों की शैली। देखिए इसमें कुछ वो होते थे, मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे ये बाहर जो दिख रही है आपको रेलिंग की तरह, इसे तोरण द्वार, इसे वेदिका बोलते थे, वेदिका। ये जो प्रवेश द्वार है इसको बोलते थे तोरण द्वार, तोरण द्वार। को तोरण द्वार बोलते थे। ये है हर्मिका, इसे हर्मिका बोलते थे, ये जो आप देख रहे हैं। इसमें अवशेष रखे जाते थे बुद्ध के या भिक्षुओं के। और ये है जो इस दिख रहा है, ये होता था दंड, दंड बोलते थे इसे। यहां से प्रवेश करते थे इस स्तूप के अंदर। इसमें 3 भाग थे कुल इस स्तूप में, अभी आगे देखते हैं। इसके सांची स्तूप में कुल 3 स्तूप मिलते हैं। महास्तूप या पैगोडा सबसे मुख्य स्तूप है। बुद्ध के धातु अवशेष जैसे दांत को रखा गया है इसमें, महास्तूप में। शुंगों ने इस महास्तूप का आकार दुगना करा दिया था तथा रेलिंग जो कि काष्ठ निर्मित थी उसे पत्थर का बनवा दिया। भाई जो वेदिका जी जो बनी थी उसको इन्होंने पत्थर का बनवा दिया था, बरहुत का भी और सांची स्तूप का, दोनों की भी वेदिकाओं को। इसमें अशोक के धर्म प्रचारकों के अवशेष हैं। तीसरा जो स्तूप है वो सारिपुत्र एवं महामोदग्लायन की अस्थियां सुरक्षित हैं। तीसरे स्तूप में सारिपुत्र एवं महामोदग्लायन की अस्थियां। एक बार मैं इसे बनाता हूं, सांची स्तूप को, स्तूप की आकृति को। देखिए ये एक, ये पवित्र स्थल होता था इसका। इसके ऊपर ये हर्मिका हो गई, ये हो गई छत्रावलियां इसे बोलते थे। ठीक है, ये इसके किनारे किनारे वेदिकाएं होती थी चारों तरफ, ये वेदिकाएं होती थी। और इसका जो तोरण द्वार होता था, प्रवेश द्वार, वो कुछ इस तरह से बना होता था। इस तरह से ये तोरण द्वार होता था, इसके बीच से लोग ऐसे प्रवेश करते थे। इसे हर्मिका बोलते थे। इसमें अवशेष रखे जाते थे भगवान बुद्ध या भिक्षुओं के, बड़े उनके शिष्यों के। ठीक इसी तरह से मोटी मोटा स्तूप की आकृति होती थी। अब इस तरह से मौर्य काल कंप्लीट हो गया। इसमें काफी विस्तृत अध्याय था, ये बहुत महत्वपूर्ण भी था, प्रश्न भी यहां से बहुत बनते हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए विस्तृत बताया। इसमें लगभग 4 सेशन कुल लग गए इसमें, और अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं अब मौर्य काल से प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न बनेंगे, इवन आर्ट एंड कल्चर इसकी जो है उससे भी अगर कोई प्रश्न बनेंगे तो वो आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, मौर्योत्तर काल देखेंगे। धन्यवाद।